गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एडिटोरियल है वो जनसत्ता से लिया गया है और यह जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड है। और आज का जो एडिटोरियल है वो बेसिकली प्लास्टिक से बचाव की चुनौतियों से हम कैसे निपटें इस पर बेस्ड है और इसके लेखक विजन कुमार पांडे जी हैं। तो आइए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें लेखक ने कहा है प्लास्टिक का परिസ്ഥिति तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है। यह हमारे घर से लेकर समुद्र तक पहुंच गया है। तो कोशिश करनी ये चाहिए कि क्या हमें इस बारे में जानकारी नहीं है कि प्लास्टिक हम पर क्या क्या प्रभाव कर रहा है या कैसे हमारे जीवन में या हमारी जो दैनिक गतिविधियां हैं उनको कैसे प्रभावित कर रहा है। आगे लेखक ने कहा है कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने हाल ही में शोध किया और उसमें पाया कि वैश्विक तापमान की वजह से अंटार्कटिका में हर साल 200 अरब टन बर्फ़ पिघल रही है, जो कि यह हमारे लिए आगे खतरा उत्पन्न कर सकता है। और वहीं एक दूसरा शोध है ग्रीन पीस सर्वे का। इन्होंने कहा कि बर्फ़ के जो टुकड़े हैं उनमें जो माइक्रोप्लास्टिक के जो छोटे छोटे कण हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं अंटार्कटिका की बर्फ़ को। और आगे कहते हैं कि जलवायु संकट के कारण यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र पहले से भी और ज़्यादा खतरनाक हो गई है। प्लास्टिक इस खतरे को और बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका की मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के अंदर पहले माइक्रोप्लास्टिक मिला। यह बात जो है सर्वे हुआ था बायोलॉजी लेटर्स के द्वारा, उसमें कही गई थी। और अंटार्कटिका के जीवों में प्लास्टिक पहुंचने से ध्रुवीय परिस्थिति तंत्र और खतरे में पड़ गया है, जिसमें आगे राइटर ने कहा है कि अंटार्कटिका के जीवों में माइक्रोप्लास्टिक कैसे पाया गया। यह शोधकर्ताओं ने, जो कि किंग जॉर्ज द्वीप समूह से लाए गए सिंथेटिक फॉर्म के जो टुकड़े हैं उनकी जांच करने के बाद ये पता चला कि यह जीवों द्वारा खा लिया गया और उसके बाद फिर यह नष्ट नहीं हो सका। और इसके साथ ही उनके भीतर जो पॉलीस्टाइरीन के भी कुछ फॉर्म पाए गए हैं। यह जियो स्प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रिप्टोपाइगस अंटार्कटिस है। और इसके साथ ही सूक्ष्मजीव अंटार्कटिका क्षेत्र में हमेशा बर्फ से ढके स्थान पर रहता है और लाइकेन के माइक्रो एल्गी को खाता है। ऐसा अनुमान है कि भोजन के माध्यम से ये उनके भीतर चला गया हो। शायद यही सबसे बड़ा एक इशू है कि और कोई तो साधन नहीं हो सकते कि यह कैसे जीव के अंदर चला गया। फिर इसके साथ ही आगे कहते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक का सबसे छोटा कण होता है प्लास्टिक का, जिसका आकार 5 माइक्रो मिलीलीटर से भी छोटा होता है। दुनिया भर की नदियों और सागरों में इस समय करीब 15 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा घुला हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसको अगर सरकार ने धीरे धीरे नष्ट करने की कोशिश नहीं की तो और खतरा उत्पन्न हो सकता है हमारे लिए, जनसमूह के लिए। और आगे कहते हैं राइटर कि यह जब सागर की लहरों और पराबैंगनी किरणों के कारण टूट कर बहुत छोटा हो जाता है तो माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। और दरअसल प्लास्टिक के ये बारीक कण हर जगह मौजूद हैं, यहाँ तक कि टूथपेस्ट और जो सौंदर्य प्रसाधन है उसमें होता है। और यह धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और वहीं 2017 में एक सर्वे किया गया था जिसमें यह पाया गया कि इंडोनेशिया कैलिफोर्निया में 25% समुद्री प्लास्टिक मिला है, जो कि औसत से बहुत ज़्यादा है। और जो हम नमक हर रोज़ खाते हैं ना, उसमें भी समुद्र पानी से ही बनता है। एक छोटे अनुमान के मुताबिक हर साल लगभग
माफ़ कीजिएगा 1.2 करोड़ टन प्लास्टिक सागरों में जा रहा है। और वहीं नमक के साथ यह माइक्रो प्लास्टिक हर साल पेट में किसी न किसी के पहुंच रहा है, और जिसकी वजह से मानो अनेक बीमारियों से भी घिरा जा रहा है। पीने के पानी में प्लास्टिक के इस कदर बढ़ गया है कि हर जगह प्लास्टिक ही मिल रहा है। और वहीं आगे मवेशियों को जो पानी पिलाया जाता है उसमें भी प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। और आगे राइटर का कहना है कि सिंथेटिक टेक्सटाइल से बने कपड़े को जब भी धोया जाता है तब उसमें काफ़ी ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक मिलता है। शोध में पता चला है कि 6 किलोग्राम कपड़े धोने से 7 लाख से ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक फाइबर निकलते हैं। सिंथेटिक टेक्सटाइल से महासागरों में रोज़ाना 35% माइक्रोप्लास्टिक पहुंचता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। पानी और जलीय जीवों के साथ ही वैज्ञानिकों को शहद जैसी चीज़ों में भी माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है। और हाल ही में यूरोपीय संघ ने प्लास्टिक के खिलाफ बनाई गई रणनीति में यह बात साफ कही है कि शहद में भी माइक्रोप्लास्टिक की अच्छी खासी मात्रा मौजूद थी। सड़कों पर जब हम दौड़ते हैं तो उसके भी छोटे छोटे टायर हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो भी गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा ही उत्पन्न कर रही हैं। और हालांकि प्लास्टिक के जो सामान बनाए जाते हैं, क्या हमें नहीं पता कि प्लास्टिक कितना खतरा उत्पन्न कर सकता है मानव जीवन के लिए और प्रदूषण के लिए। हालांकि सभी देशों ने अपने अपने पर्यावरण क्षेत्र को सुरक्षित बनाने की कोशिश की है, लेकिन जो भी उसकी गंदगी होती है, किसी भी देश के जो भी प्लास्टिक के बने वस्तुएं होती हैं, वो अधिकतर क्या होती हैं कि वो ऐसी जगहों पर फेंक दी जाती हैं जहाँ पूरी तरह से जहाँ निस्तारण नहीं हो पाता है, और वो धीरे धीरे किसी न किसी माध्यम से वह समुद्र में पहुँच रही हैं, जो समुद्री जीवों में तरह तरह की बीमारियाँ, और जिनकी वजह से कई बार बड़ी बड़ी व्हेल की मृत्यु भी हो चुकी है। और आगे राइटर का कहना है कि प्लास्टिक का जीवन काल बहुत लंबा है। वैज्ञानिकों ने पाया कि जो गहरे समुद्र में दूध वाला कंटेनर है, और एक प्लास्टिक का थैला निकाला और पाया कि 20 साल समुद्र में रहने के बावजूद इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर वैज्ञानिकों का कहने का मतलब यह है कि अगर हमने अभी से कोशिश नहीं की ना, तो 20 साल तक आप समझ रहे हैं कि क्या अगर किसी भी गवर्नमेंट द्वारा हमने जो है योजनाएं चलाई हैं अभी से प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए, तो क्या वो तुरंत नहीं ख़त्म हो जाएंगी। जब वैज्ञानिकों ने यह पाया कि 20 साल लगेंगे किसी प्लास्टिक के कण को ख़त्म करने में, तो आप सोच लीजिए कि अभी से प्रयास करेंगे तब हम 20 साल बाद या 30 साल बाद उनमें सफलता मिलने के चांसेस हैं, वो भी पूरी तरह नहीं। और आगे राइटर का कहना है कि इनके घटकों में भी कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। इस शोध के नतीजे साइंस पत्रिका नेचर में छपे थे। और आगे कहते हैं राइटर, शोधकर्ताओं ने पहली बार इसे सबूत पेश किया जिसमें समुद्र तलहटी में 20 साल पुराना प्लास्टिक सही सलामत मिला है। वैज्ञानिकों का विश्लेषण करते हुए यह पाया कि सूक्ष्म जीव कभी खत्म नहीं होते प्लास्टिक के। और आगे कहते हैं, जो प्लास्टिक का कचरा घटाने के लिए भारत सरकार ने जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं, और इसमें कहा गया है कि जो है 2022 तक हम प्लास्टिक को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। लेकिन हालांकि इसकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन इस पर सरकार द्वारा या जनता द्वारा कुछ बहुत अच्छा प्रयास नहीं किया गया, जिस कारण सफलता मिल नहीं पाई। और आगे जो है अमेरिका ने भी इस तरह की योजना चलाई थी। और उसके बाद जो भारत की एक उद्योग संघ फिक्की है, उसमें 2007 में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की प्रति खपत अमेरिका में ही है। और ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में प्लास्टिक का खतरा 2022 तक निपटने की कोशिश जो हमने की है वह पूरी नहीं हो पाएगी अगर यही हाल रहा तो।
देखिए, आगे जो सरकारी आंकड़े पेश किए गए हैं, उसमें कहा गया है कि जो है भारत में लगभग 56 लाख टन मसाला प्लास्टिक कूड़े से पैदा होता है। भारत में जितना भी प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, उनमें से आधा तो पैकेजिंग के कामों से उत्पन्न होता है, और वहीं जो हम लोग वो सामान यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी प्लास्टिक को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, प्लास्टिक से बने सामानों को। तो आगे अंत में जो है राइटर का यह कहना है कि महासागरों में प्लास्टिक का कचरा होने की जानकारी तो पहले से ही थी हम लोगों को, लेकिन अंटार्कटिका जैसे इंसानी आबादी से दूर दराज के इलाके में प्लास्टिक पाया जाना, ये किसी खतरे की ओर हम लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। और वहीं आगे राइटर का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ बढ़ते तापमान से पहले से ही ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ इंसानी गतिविधियाँ भी काफ़ी बढ़ गई हैं। इसलिए ऐसी संभावना है कि किंग जॉर्ज द्वीप के आसपास का इलाका पूरी अंटार्कटिका के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक हो जाएगा। अंत में मेरा तो यही मानना है कि हालांकि क्या हम लोग अनजान नहीं है, या जो जनता है वो अनजान नहीं है प्लास्टिक से क्या क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है, लेकिन अगर सरकार ने किसी तरह की योजना बनाई है इससे निपटने के लिए या इसके निस्तारण के लिए, तो जब तक उसमें जनता सहयोग नहीं देगी तब तक किसी भी योजना को सक्सेसफुल बना पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी महामारी का जो समय चल रहा है, इसमें इस योजना से धीरे धीरे करके निजात पाया जा सकता है, क्योंकि अधिकतर गतिविधियां बंद हैं। जो मानवीय गतिविधियां हैं या खरीद फरोख्त की, वो बंद हैं। तो जो सरकार ने 2022 तक प्लास्टिक से मुक्ति की बात कही थी, हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने भी प्लास्टिक पर बैन लगाया था, जो पॉलीथीन है उस पर बैन लगाया था, लेकिन वह योजना सुचारू रूप से नहीं चल पाने के कारण फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर सरकार कोई योजना चला रही है तो उसमें जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। तो आज का था ये एडिटोरियल। थैंक यू वेरी मच।